ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11th सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि समग्र विश्व में पूरे विश्व की बात कहिए, कोई एक देश की बात नहीं कहिए, पूरे विश्व की बात कहिए कि जो भी आर्थिक प्रवृत्तियां हैं व्यापार वाणिज्य को चैतन्य रखती है। आपके शहर अथवा गांव में अलग अलग तरह से लोग कार्य करते हैं, जिस तरह से कुम्हार हुआ, लोहार हुआ, बुनकर हुआ, मोची हुए, ये सारी प्रवृत्तियां करते हैं। तो किस लिए करते हैं? पैसों के लिए। उनका उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना। तथा शहरों में छोटे छोटे कारखानों में बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं, और ये सारे कार्य क्यों करते हैं? तो पैसों के लिए, जिनका उद्देश्य होता है कि लाभ प्राप्त करना। लाभ के लिए सभी मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करते हैं, और जो मनुष्य की जो आवश्यकता है वह कैसी है? निरंतर उनकी आवश्यकता में वृद्धि होती रहती है, और ये अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए पैसा कमाते हैं। जैसे कि कोई किसान हुआ, उसे पैसों की आवश्यकता हुई तो वो क्या करेगा? अनाज पैदा करेगा। कोई वकील है, वो क्या करेगा? केस लड़कर पैसा प्राप्त करेगा। शिक्षक है, वो पढ़ाकर पैसा प्राप्त करेगा। जो डॉक्टर है, वो दर्दी को दवाई देकर पैसा प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या? तो ऐसी प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति लाभ के उद्देश्य से की जाती है उसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। मनुष्य कुछ न कुछ कार्य करके अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जब उसे पैसा प्राप्त होगा तो अपनी वह जरूरतमंद की जो वस्तु है वह प्राप्त कर सकेगा। जैसे कि कोई किसान है, उसे क्या लेना है? मोटरसाइकिल लेना है, तो वह खेतों में अनाज पैदा करेगा, उसके बाद वह क्या करेगा? मोटरसाइकिल खरीद सकेगा। दूसरा है अनार्थिक प्रवृत्ति। अनार्थिक प्रवृत्ति अर्थात ऐसी प्रवृत्ति कि हम जिसमें काम तो करेंगे लेकिन हमें किसी भी प्रकार का प्रतिफल वित्तीय प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि समाज सेवक अथवा कि एक माँ है, वो अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं होता, वो अनार्थिक प्रवृत्ति हुई। और जैसे कि अचानक से कि कोई आपत्ति आ जाए, ठीक है, जैसे कि भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, बाढ़ आ गई, तो इसमें विविध प्रकार के शिविर रचे जाते हैं। लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसमें भी किसी भी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं होता। अब आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति, इन दोनों के बीच में हम अंतर समझेंगे। तो आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। अनार्थिक का क्या होता है? समाज सेवा करना। आर्थिक प्रवृत्ति में लाभ, वेतन, फीस प्राप्त होती है, और अनार्थिक में देश सेवा, समाज की सेवा आदि। आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? तो धंधा है, व्यवसाय है, रोजगार है। और अनार्थिक के किसी भी प्रकार का प्रकार नहीं है। जोखिम में अनिश्चितता। आर्थिक प्रवृत्ति में जोखिम अनिश्चित होती है, और इसमें अनार्थिक में जोखिम कैसा होता है? अनिश्चित नहीं होता। अब आर्थिक प्रवृत्ति के प्रकार, तो आर्थिक प्रवृत्ति के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार है। कौन कौन से? धंधा, व्यवसाय और रोजगार। सबसे पहले हम धंधा के बारे में पढ़ेंगे। तो धंधा को अंग्रेजी में बिजी कहते हैं। धंधा अर्थात क्रियाशील रहने वाला व्यक्ति जो हर दम कार्य करता है और लाभ के उद्देश्य से जो कार्य करता है उसे धंधा कहते हैं। लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति को आर्थिक प्रवृत्ति अथवा कि धंधा कह सकते हैं। इसके कुछ लक्षण है। सबसे पहले लाभ का उद्देश्य। धंधा का मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। जितना हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया उससे अधिक हमें पैसा प्राप्त हो जाए। यदि हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा तो धंधा हमारा कुछ समय बाद बंद हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि लाभ या धंधे का क्या है? थर्मामीटर है। दूसरा है वस्तु और सेवा का विनिमय। वस्तु या सेवा उत्पादन करके खरीद कर उसका विक्रय किया जाता है और उसका विनिमय होता है। ठीक है। वस्तु भौतिक स्वरूप में से अभौतिक में विनिमय होती है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन का हम लोग उत्पादन करने वाली कंपनी है, वह वस्तु का क्या करेगी? विनिमय करेगी, लेन देन करेगी, उसे कहेंगे वस्तु का विनिमय। तीसरा है जोखिम की अनिश्चित। धंधे में जोखिम, प्रतिफल अनिश्चित होते हैं। अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। विविध प्रकार के जोखिम आ सकते हैं, जैसे कि आग लगना, दुर्घटना होना, कर्मचारी की हड़ताल करना, लूटपाट करना, मांग में कमी करना और रुचि में परिवर्तन होना, टेक्नोलॉजी, इसके कारण जोखिम अनिश्चित होता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि दृष्टिगुण का सर्जन। वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता के लिए
उपभोगकर्ता संतुष्ट करना अर्थात तुष्टिगुण का सर्जन। कच्चे माल को तैयार माल में रूपांतरण करते हैं, उसे उपभोग योग्य हम बना सकते हैं, उसमें तुष्टिगुण सर्जन हुआ। जैसे कि हमारे पास कपास है तो उससे हमारा तुष्टिगुण में सर्जन नहीं होगा। जब हम उसका कपड़ा तैयार करेंगे, पहनेंगे, तब हमें उसमें तुष्टिगुण का सर्जन मिलेगा। पांचवा निरंतर प्रवृत्ति है। धंधा कैसी है? निरंतर प्रवृत्ति है, सतत चलने वाली, इसको रोक नहीं सकते, इसमें क्रय विक्रय होता है। ठीक है, जैसे कि उसके लिए मकान का क्रय विक्रय नियमित का निरंतर प्रवृत्ति नहीं है। मकान है, उससे हम तुरंत ही हम बेच नहीं सकते अथवा खरीद नहीं कर सकते, लेकिन धंधा कैसी है? तो निरंतर प्रवृत्ति है। छठा पॉइंट है धन की आवश्यकता। धंधा शुरू करने के लिए हमें कच्चे माल के लिए पक्के माल में रूपांतरण करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। सातवां पॉइंट है आर्थिक प्रवृत्ति। धंधा धन के लिए लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य की जाने वाली प्रवृत्ति है, इसलिए इसे आर्थिक प्रवृत्ति कह सकते हैं। धंधे के उद्देश्य में पहला पॉइंट है हमारा धंधे के आर्थिक उद्देश्य। तो इसमें पहला पॉइंट है लाभ का उद्देश्य। कोई भी प्रवृत्ति हम शुरू करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। लाभ नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ समय बाद हमारा धंधा बंद हो सकता है, उसका डेवलप नहीं होगा, विकास नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है महत्तम संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। धंधे के वार्षिक आय के साथ संबंधित लाभ के उद्देश्य अल्प समय का विचार है और ये लंबे समय का होता है। दीर्घ काल में धंधे की संपत्ति में वृद्धि हो, ऐसी हम योजना तैयार करते हैं। और धंधे में मंदी जैसे संयोगों में लाभ प्राप्त हो, इसके उद्देश्य से त्याग कर उद्देश्य संपत्ति को टिकाए रखनी चाहिए। और धंधे में मालिक के आर्थिक लाभ के साथ यह जुड़ा होता है। तीसरा पॉइंट है अन्य आर्थिक उद्देश्य। अन्य आर्थिक उद्देश्यों में धंधे को आर्थिक प्रगति, उसका विकास करना होता है, डेवलप करना होता है, बाजार में विस्तार बढ़ाना होता है, जहाँ पर उपलब्ध साधनों का जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम इसका श्रेष्ठ अच्छी तरह से उपयोग करेंगे और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाना होता है। बी में देखो कि धंधे के सामाजिक उद्देश्य। अभी हमने आर्थिक उद्देश्य देखे, अब सामाजिक उद्देश्य देखेंगे। तो पहला कि सामाजिक उद्देश्य में धंधे का सामाजिक दायित्व का उद्देश्य, ग्राहकों को आई जागृति, सरकार का नियंत्रण, ग्राहकों को शिक्षा देखना और अलग अलग समूहों के प्रति उन्हें सजग करना, जागृति पैदा करना। अलग अलग समूहों में जैसे कि कर्मचारी, ग्राहक, लेन देन वाला, धंधा की इकाई के साथ में ये सारे जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से प्रत्येक समूह का धंधे के साथ हित अलग अलग होता है। अलग अलग समूहों में हित का हमें ध्यान रखना, ये धंधे की इकाई की ज़रूरत है। इकाई को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर्यावरण के रक्षण के लिए कर्मचारी का कल्याण करना, कानून को भी ध्यान में रखना, ग्राहकों की सुरक्षा करना, ये धंधे को करना पड़ता है। दूसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य। बेरोजगार का प्रमाण हमें पता है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देशों में बेरोजगारी, गरीबी की समस्या बहुत सारी है। तो जब नया धंधा शुरू करते हैं तो उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग में बोर्ड द्वारा उद्योगों को चुनाव करना, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, बेरोजगारी दूर हो, लोग क्या कर सकें, जो पिछड़े लोग हैं वह भी आगे आ सकें। तीसरा पॉइंट है गुणवत्ता वस्तु सेवा प्रदान करने का उद्देश्य। धंधे का ये भी उद्देश्य है कि वस्तु कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। ठीक है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को खरीद सके और उनको संतुष्टि भी हो। जैसे रसोई में हमें उपयोगी मसालों की आवश्यकता पड़ती है, ठंडे पानी की, खाद्य पदार्थों की, और ये सारी वस्तु में जो गुणवत्ता है वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है उचित व्यापार रीति रिवाजों का अनुसरण करने का उद्देश्य। जैसे कि कालाबाजारी का मतलब क्या हुआ, अंदर ही अंदर ब्लैक में जो वस्तु बेचते हैं वह वस्तु का संग्रह करते हैं, गलत चीज़ों को बताते हैं, उसकी ऐड करते हैं, जिससे लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीद कर उनका शोषण होता है। तो इस तरह से शोषण ना हो। पांचवा पॉइंट है अन्य उद्देश्य। धंधा की इकाई की समाज में अपनी अच्छी पहचान खड़ी करनी होती है, नए संशोधन होने पड़ते हैं, राष्ट्र के आर्थिक विकास में साथ भी देना होता है, सहयोग भी होना चाहिए, कर्मचारियों को प्रोत्साहन भी देना होना चाहिए, तथा समाज में तथा कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनका कल्याण भी होना चाहिए। धंधे के जोखिम के कारण में पहला है प्राकृतिक जोखिम, दूसरा हुआ मानव सर्जित जोखिम। प्राकृतिक जोखिम का मतलब क्या हुआ, जो कुदरत द्वारा किसी भी प्रकार का
समस्या आ जाए, आपत्ति आ जाए, मानव सर्जित मतलब जो हम लोग करते हैं वह। तो धंधा की जोखिम के कारणों में पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। देखो, अचानक से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो जो हमारे पुराने यंत्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, उनका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, वैकल्पिक उत्पादनों का भय। जो हमने प्रोडक्ट तैयार किया है उसके जगह पर दूसरी कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, तब भी क्या होगा, लोग दूसरी प्रोडक्ट जो अच्छा होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, कम प्राइस में होगा, तो लोग वहाँ पर आकर्षित होंगे। तीसरा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, मार्केट में हमें पता है एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां होती हैं, सभी लोग क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, जैसे विविध प्रकार के विज्ञापन करते हैं तथा किसी न किसी में क्या करते हैं, छूट देते हैं। इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ या तो वस्तु का मूल्य भी घटा सकते हैं, जिसके कारण लोग क्या होंगे, जो कम कीमत की वस्तु होगी उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। चौथा पॉइंट है कानून, जैसे कि प्रदूषण, ग्राहक, श्रमिक, उद्योग आदि। सरकार, ये सारे सरकार कानून बनाती है, ठीक है, परंतु कानून धंधे के लिए जोखिम भी पैदा करता है। लघुतम वेतन अधिनियम, कारखाना अधिनियम धंधा की इकाई को बहुत ही निर्णय लेने से क्या करता है, रोकता है। पांचवा है मांग की अनिश्चितता। वस्तु की मांग की अनिश्चितता धंधे के लिए जोखिम पैदा करती है। ग्राहकों की आय, रुचि, वस्तु का मूल्य में परिवर्तन, और ये अनिश्चित होता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, धंधे पर। छठा पॉइंट है हमारा भौतिक जोखिम। जैसे कि धंधों में उपयोग में ली जाने वाली जो सारी संपत्तियां हैं, हानि भौतिक जोखिम पैदा होती है। जैसे कि यंत्र, बड़े बड़े यंत्र होते हैं हमारे, तो जैसे कि कंपनियां, फैक्ट्रियां, धंधे हो, तो ये अचानक से वो यंत्र काम करना बंद कर जाए तो भी धंधे के माल को क्या होती है, क्षति पहुंचती है, मतलब नुकसान होता है। व्यवसाय मतलब प्रोफेशन। व्यवसाय का अर्थ मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता से, कुशलता से, प्रशिक्षण से सेवा देकर बदले में जो फीस प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे कि कोई सीए है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करेगा, कोई जिसने बीएड किया है वो टीचर बनेगा, एलएलबी किया है वो क्या बनेगा, तो वकील बनेगा। डॉक्टर क्या करेगा, वो उस तरह की पढ़ाई करेगा जिससे वो डॉक्टर बना। इस तरह से लोग अपना कार्य करते हैं। अब इसके कुछ लक्षण हैं। तो व्यवसायी व्यक्ति को व्यवसाय के लिए विशिष्ट ज्ञान की, कौशल की, शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा है सेवा के बदले में वो फीस प्राप्त करता है, फीस उसकी योग्यता के अनुसार उसे मिलती है। नेक्स्ट है व्यवसायी व्यक्ति को प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, सेवा देना। चौथा है आय प्राप्त करने की स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है, हम अपने योग्यता अनुसार आय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है उत्पादन के साथ ही हमें, जैसे कि वकील फीस प्राप्त करके वह क्या करेगा, कोर्ट में केस लड़ेगा। छठा पॉइंट है किसी भी व्यावसायिक संगठन को निर्धारित करके आचार संहिता का पालन करेगा। सातवां, व्यवसाय से प्राप्त होने वाले जो भी वित्तीय प्रतिफल है वह कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रोजगार, मतलब जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, इसका अर्थ होता है नौकरी। निश्चित वेतन की दर पर हम समझौते के अनुसार दूसरे के अंडर में कार्य करते हैं, उसे रोजगार कहते हैं। जैसे कि कोई स्कूल है, वहाँ पर एक शिक्षा है, जैसे अभी मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो अभी मैं विद्यालय में काम करती हूँ, तो हम दोनों के बीच में, संचालक और हम दोनों के बीच में समझौता हुआ होगा कि इस तरह से मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो उसके अकॉर्डिंग वो हमें क्या करेंगे, फीस देंगे अथवा कि हमें सैलरी देंगे। अब इसके लक्षण है रोजगार के। तो पहला है रोजगार में शारीरिक बौद्धिक श्रम के बदले में निश्चित दर पर हमें वेतन प्राप्त होता है। इस दूसरा, विविध प्रकार के लाभ में जैसे चिकित्सा भत्ता, पेंशन मिलती है। रोजगार में समझौते के अनुसार रोजगार देने वाले के अधीन रहकर हमें कार्य करना पड़ता है। रोजगार में व्यक्तियों की योग्यता, कुशलता के अनुसार उससे पैसे मिलते हैं। रोजगार परावलंबन दूसरे पर डिपेंड है। रोजगार में मालिक कर्मचारी दोनों के समझौते के अनुसार काम होता है। रोजगार में प्राप्तकर्ता को कोई पूंजी विनियोग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं टीचर हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की पूंजी निवेश करनी है स्कूल में, नहीं, वह कौन करेंगे, तो संचालक श्री करेंगे। अब धंधा व्यवसाय रोजगार के मध्य डिफरेंस, इनके बीच में तुलना क्या है। तो धंधा धन के बदले में ग्राहकों को वस्तु या सेवा की पूर्ति करता है, और व्यवसाय क्या करता है, तो व्यवसाय में फीस के बदले में व्यक्ति को धंधा के रूप में बौद्धिक सेवा दी जाती है। और रोजगार में क्या होता है, समझौते के अनुसार, नियम के अनुसार हमें दूसरे के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है।
धंधे में किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। व्यवसाय में प्रशिक्षण मिलता है। रोजगार में अपने कार्य के प्रकार के अनुसार योग्यता आवश्यक है। बदला धंधे में क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। व्यवसाय में फीस प्राप्त होती है और रोजगार में मजदूरी। पूंजी, धंधे में पूंजी लगाना होता है। व्यवसाय में पूंजी सीमित होती है और रोजगार में पूंजी लगाना नहीं होता है। धंधे में लाभ की जोखिम का तत्व निहित होता है। इसमें निश्चित रकम की फीस न मिलने पर जोखिम होता है और रोजगार में नियमित निश्चित वेतन प्राप्त होने से जोखिम कम होता है। आचार संहिता, धंधे में कानून नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें व्यवसाय में किसी आचार संहिता का पालन पड़ता है। रोजगार में समझौतों को ध्यान में रखना पड़ता है। मालिकी, धंधे में मालिकी हित का परिवर्तन संभव है। मालिकी हित का परिवर्तन संभव नहीं है। इसमें मालिक का अधिकार नहीं है। मालिकी का अधिकार नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे के वहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब धंधे की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें व्यापार के बारे में देखें। व्यापार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रेड। लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली जो प्रक्रिया है, इसमें दो व्यक्तियों के मध्य वस्तु या सेवा के बदले में, धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय होता है, जिसे कहेंगे व्यापार। आप दुकानदार के पास से पुस्तक खरीदते हैं तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा? तो धन का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। अब व्यापार के लक्षण। तो व्यापार के लक्षण में पहला, व्यापार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। इसमें दो पक्षकार होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। इसमें एक दूसरे के बीच में विनिमय होता है। वस्तु या सेवा मालिकी के परिवर्तन होता है। वस्तु के बदले में धन या हमें वस्तु का भुगतान करना पड़ता है। व्यापार सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वस्तु या सेवा मूल्य धन में निश्चित होता है। व्यापार कानूनन होने वाली प्रवृत्ति है। अब देखेंगे कि इसके प्रकार। तो व्यापार के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। ठीक है। आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आंतरिक व्यापार का मतलब क्या हुआ? जो देश की या सीमा के अंदर हम जो व्यापार करते हुए आंतरिक हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ? जो हमारे देश के बाहर जो व्यापार करते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक है। आंतरिक का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने गुजरात से राजस्थान कोई वस्तु भेजी, वो आंतरिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? हमने हमारे भारत से जापान में कोई वस्तु भेजी, तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब वाणिज्य। वाणिज्य को इंग्लिश में कहेंगे कॉमर्स। इसका अर्थ क्या होता है? वाणिज्य अर्थ है व्यापार और व्यापार की सहायक सेवा, जैसे कि बीमा हुआ, बैंकिंग हुआ, परिवहन हुआ, गोदाम, ये सारी चीज़ों का समावेश होता है। अब इसके लक्षण देखेंगे। वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश होता है। वाणिज्य कैसी प्रवृत्ति है? आर्थिक प्रवृत्ति है। व्यापार के लिए सहायक हो ऐसी सेवाओं का समावेश होता है। व्यापार के लिए क्या सहायक होगा? बैंक, बीमा, परिवहन। और वस्तु की समय स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है। सहायक सेवाओं में निरंतरता होती, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। व्यापार की सहायक सेवा मूल्य पर प्राप्त होती है, जैसे कि ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती हैं। तो यह क्या हो गया? वाणिज्य हो गया। उसके बाद में व्यापार हो गया। इन दोनों के बीच में अब हम अंतर देखेंगे। किस किस के बीच में? तो व्यापार और वाणिज्य के। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है? कि व्यापार में धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय होता है, वह व्यापार। वाणिज्य में व्यापार अतिरिक्त सहायक सेवाओं का समावेश होता है। ठीक है। व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित है, वाणिज्य का कार्यक्षेत्र विशाल है। व्यापार में दोनों पक्षकार लगभग एक दूसरे से परिचित होते हैं और वाणिज्य में अपरिचित होते, मतलब परिचित नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्योग। उद्योग अर्थात क्या? तो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, पूरा करने के लिए कच्चे माल को विविध प्रक्रिया द्वारा उत्पादन लायक बनाता है और वह उपयोग करता है, उसे क्या कहेंगे? उद्योग। जैसे कि लकड़ी में से हमने फर्नीचर बनाया, कपास में से हमने क्या बनाया? कपड़े बनाए, तो यह हो गया उद्योग। ठीक है। अब इसको उद्योग को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में किसका समावेश होता है? तो समुद्र, भूमि, हवा के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये प्रकृति के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग भूमि में क्या करते हैं? खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालते हैं और समुद्र में मछली का उद्योग करते हैं।
दूसरा हमारा है गौड़ उद्योग, जैसे कि विविध प्रकार के यंत्रों को टेक्नोलॉजी की सहायता से हमें कार्य करें और ग्राहकों तक पहुंचाएं, उसे गौड़ उद्योग कहते हैं। जैसे कि खाद उद्योग, रंग उद्योग और स्टील उद्योग। तीसरा है हमारा तृतीयक उद्योग, मतलब इसका जो क्षेत्र है वो विशाल होता है, ठीक है। तो जैसे कि डेयरी उद्योग, शीतल मतलब ठंडा पानी का उद्योग, बेकरी उद्योग, इसको तृतीयक उद्योग में हम लोग वाहन व्यवहार तथा बीमा, बैंक, इन सारी चीज़ों का समावेश करते हैं। जैसे कि कोई किसान है, उसने अनाज का उत्पादन किया, तो पहले उसने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं में से उसने आटा बनाया तो गुड़ हो गया, और आटा में से उसने क्या बनाया, ब्रेड, पाव, बिस्किट, तो यह क्या हो गया, तृतीयक उद्योग हो गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह लेसन हमने कंप्लीट किया। अब इसमें स्वाध्याय में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे कि विकल्प हुए, एक एक वाक्य के हुए, संक्षिप्त हुए, मुद्दासर हुए, सविस्तार हुए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, याद करना है। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो।